चलिए, तो आज आपको मॉडल सेट अकाउंटेंसी के थर्ड में हम आपके साथ हैं और आज जो थर्ड सेट में भी 60 क्वेश्चन रखा गया है और आपको एक ही बात बताया जा रहा है कि इस 60 का 4 सेट है जिसका 2 वीडियो पहले बनाया जा चुका है और आज जो थर्ड सेट का वीडियो बना रहे हैं तो इससे निश्चित रूप से आप सभी स्टूडेंट देखें, समझे और याद करके एग्जाम में जाए, क्योंकि एग्जाम आपका अवसर पर है और निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं कि वसूली खाता क्या है, रिलाइजेशन अकाउंट क्या है। ये पहला सवाल पूछा है कि रिलाइजेशन अकाउंट क्या है। तो रिलाइजेशन अकाउंट नाम मात्र खाता होता है, यानी नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी इसका आंसर जो होगा बी होगा, इसका आंसर बी होगा। दूसरा सवाल हमारे पास, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को, फर्म को समापन होने वाले व्यय को क्या कहते हैं। कह रहा है कि जो फर्म समाप्त होता है तो ऐसे कंडीशन में कोई एक्सपेंस है तो इस एक्सपेंस को क्या कहा जाता है, तो इसको रिलाइजेशन एक्सपेंस कहा जाता है, वसूली व्यय कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर होगा ए। दूसरा, ये रेशियो दिया है एक्स वाई जेड का रेशियो दिया है, एक्स और वाई का नया अनुपात क्या होगा, जेड का मृत्यु हो गया। देखिए इसमें सबसे पहले जो रेशियो दिया है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लेके बना देते हैं। 1/2 दिया है, 1/3 दिया है, 1/6 दिया, तो इसका एलसीएम कर देंगे तो 6 और देखिए एलसीएम तो 1 कट जाएगा, 3:2:1 हुआ। अब इसमें से मर कौन रहा है, जेड की मृत्यु, जेड हट जाता है तो कौन बच जाएगा 3:2, यानी यहाँ भी 3:2 होगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर इसका आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित मदों में से किसी चालू अनुपात को गणना या ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात को गणना में ध्यान रखना चाहिए, क्रेडिटर, फर्नीचर, डेब्टर, बैंक और, मतलब ये जो आपको करंट रेशियो के समय किसको ध्यान रखना चाहिए, तो करंट रेशियो को जो ज्ञात किया जाता है उसमें आपको नहीं रखा जाता है, पूछ रहा है कि नहीं रखा जाता है, नहीं ध्यान रखा जाता है, तो करंट में ये रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, यानी फर्नीचर नहीं रहता, इसलिए इसका आंसर आपको बी होगा। चलिए, घिसावट या टूट फूट के कारण अस्थायी संपत्ति मूल्य में कहलाती है। किसी भी अस्थायी संपत्ति में पुराना हो, उसके मूल्य में घिसावट हो तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा हरास कहा जाता है, हरास कहा है, डिप्रिसिएशन कहा जाता है, 1 नंबर आंसर होगा। अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। सवाल हल्का है क्योंकि आपने बहुत सारे चैप्टर मन से पढ़े, उसी में से ऑब्जेक्टिव बना है। समान लाभ पर औसत लाभ को अधिकार को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि जो समान लाभ है उस पर अधिकार क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। इसका फार्मूला होता है, उस फार्मूला में ऐसे कहा जाता है कि समान लाभ पर औसत लाभ का अधिकार को सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। वसीयत को क्या मानना चाहिए, लेजेसी को क्या मानना चाहिए, लेजेसी को पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए, कैपिटल में जाता है इसलिए लेजेसी को पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए, यानी इसका बी नंबर आंसर होगा। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अप्लिखित देनदार का लेखा करने पर होगा। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन अप्लिखित देनदार को लेखा करने पर क्या हो सकता है, तो राइटर कह रहा है जो हमारे डेबिटर है उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, तो डेबिटर को रिटर्न ऑफ करेंगे तो पूंजीगत हमारा आंसर देखिए, साझेदारी फर्म के अप्लिखित देनदार को क्या करना होगा, इसका आंसर होगा साझेदारी, वर्तमान साझेदारों का लाभ, वर्तमान साझेदारों का लाभ इनमें से कोई नहीं, और एक है वर्तमान साझेदार को हानि, यानी इसका जो ए सर्किल ले रहे हैं ए वाले आंसर होगा, यानी बी नंबर आंसर होगा इसका। चलिए, व्यवसाय में व्यवसाय की परिस्थितियों की मौद्रिक मूल्य क्या कहते हैं, व्यवसाय की परिस्थिति के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। देखिए इसका सिंपल फाइंड है, जो परिस्थिति होता है, जो इज्जत प्रतिष्ठा कमाया जाता है, उसको बिजनेस के लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तो बोला जाता है, तो आप कई बार बताया जाएगा बिजनेस की प्रतिष्ठा को क्या बोला जाता है, गुडविल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा गुडविल, यानी इसका 1 नंबर सेक्शन आपके पास होगा। बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत को क्या कहा जाता है, तो देखिए कह रहा है ये बेचे हुए माल को क्या, मैंने आपसे एक डिफिनेशन के रूप में पूछ रहा है, तो कह रहा है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, बेचे हुए मूल्य की लागत निकालना होगा, तो अगर आपको सेल मालूम है, उस वस्तु का ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है तो उसका लागत हो जाएगा। सेल माइनस नेट प्रॉफिट ये नहीं निकल सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे तो निश्चित रूप से उसका लागत निकल जाएगा, लागत की परिभाषा कहा जाता है। फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। फर्म के समापन हो बेची गई सभी संपत्ति से फर्म के बाह्य दायित्वों से डेबिट किया जाता है। राइट, 11 नंबर जो क्या डेबिट किए थे, तो देखिए
बेची जाने वाली सभी संपत्ति से, सभी संपत्ति जो बेचा जाता है, बेचने वाला होता है, बेचाएगा, वो सब कहाँ लिखा है, डेबिट में लिखा है, इसलिए इसका ए नंबर आंसर आपका होगा। चलिए अगला जो प्रश्न मेरे पास स्क्रीन पर आ रहा है वो है 12 नंबर यानी 12 नंबर क्वेश्चन होगा। निश्चित रूप से आप वीडियो बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको बेनिफिट होगा, यानी आपको थोड़ा सा वीडियो देखने में मेहनत करना पड़ेगा। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति के लेखा करना क्या होगा। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति के लेखा करना क्या होगा। जो 12 नंबर सवाल आपके पास रखा गया, ये जो हम मतलब पुनर्गठन करेंगे, अपलिखित संपत्ति क्या होगा, तो वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है, वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है, यानी और रिकॉर्डेड एसेट अगर हमारे पास है, इसको रिकॉर्ड करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को लाभ होगा। जो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के लिए साझेदार आहरण पर ब्याज। फर्म के लिए साझेदार का आहरण क्या है। अगर फर्म में कोई पार्टनर आहरण करता है, उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो फर्म के लिए इनकम होगा, फर्म के लिए इनकम होगा, इसलिए इसका आंसर आपको आय होगा, बी होगा, इसका आंसर इनकम होगा, ये इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन शुल्क को कहाँ दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी को कहाँ दिखाया जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर में कि बैलेंस शीट में कि, इसमें तो नहीं दिखाया जाता, इसमें नहीं दिखाया जाता। तो 14 नंबर सवाल है, बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फी दिखाया जाता है, जब कुछ स्पेशल बात लिखता है तभी उनका इनकम एक्सपेंडिचर में लाया जाता है, नहीं तो जनरली उसको ले जाया जाता है। समापन व्यय में वसूली खाते किस पक्ष में लिखा जाता है। समापन व्यय को वसूली खाते किस पक्ष में लिखते हैं, तो देखिए समापन व्यय जो होता है वो आपको डेबिट पक्ष में दिखा जाता है, जो लाइसेंस एक्सपेंस होता है उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। लास्ट एक और क्वेश्चन 16 है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मान्य देय होता है। गैर व्यापारिक संस्था के लिए मान्य देय क्या होता है, तो एन एक्सपेंस होगा, मान्य देय दे दिया जाएगा, एक तरह का खर्च है, एक्सपेंस है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर सवाल पर हम बात करते हैं। 17 नंबर सवाल दे रहा है, फर्म के विघटन के समय, फर्म के विघटन के समय संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के पक्ष में लिखा जाता है। कह रहा है फर्म के विघटन के समय संपत्ति को पुनः पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते किस पर, मतलब जो आप फर्म तोड़ते हैं उसमें जो संपत्ति को पुस्तकीय मूल्य पर लिखते हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं, यानी 17 नंबर जो है वो आपका डेबिट साइड होगा, डीआर में लिखते हैं, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधी, ये रोकड़ प्रवाह विवरण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार काम करता है। 18 का याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार ये रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो स्टेटमेंट काम करता है, यानी इसका सी आंसर सही होगा। रोकड़ समतुल्य में शामिल है ट्रेजरी, कैश एट बैंक, व्यापारिक बिल, ऑल ऑफ दिस। देखिए कह रहा है जो कैश के इक्विवेलेंस में क्या क्या माना जा सकता है, तो ये बहुत एक पिछले बार सवाल पूछा था, इसलिए ध्यान रखिए। ट्रेजरी बिल भी होता है कैश की इक्विवेलेंस, कैश एट बैंक तो कैश होता ही है, बैंक ट्रेड बिल भी जो आप बिल चैप्टर पढ़े तो उसमें बिल को बताया जाता है कि ये भी कैश की इक्वल होता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस, इसका डी नंबर आंसर सही होगा। फर्म के विघटन पर साझेदारों की पूंजी खाते बंद किया जाता है। फर्म के विघटन पर साझेदारों को पूंजी खाते बंद किया जाता है, वसूली खाते के माध्यम से नहीं, बैंक के माध्यम से नहीं, आहरण खाते, ऋण खाते की पूछ रहा है। फर्म की वसूली पर पूंजी खाते को जो 20 नंबर सवाल है उसका होगा डायरेक्ट बैंक से पेमेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है बैंक के खाते से, यानी जो पार्टनर की पूंजी होते हैं उनको बैंक से पेमेंट कर दिया जाता है। अब आते हैं पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि समायोजन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन से अकाउंट के दायरे में आता है, तो रीवैल्यूएशन एक नाम मात्र खाता है, याद रखेंगे रीवैल्यूएशन एक नाम मात्र खाता है, इसलिए इसका सी आंसर सही होगा। चलिए अब अगला जो पॉइंट हमारे स्क्रीन पर 17 नंबर आ रहा, सॉरी 17 नहीं 22 नंबर आएंगे, यानी आज के जो सेट में क्वेश्चन लगभग अच्छा क्वेश्चन है। त्याग अनुपात निकालना पड़ता है साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार के अवकाश ग्रहण में, साझेदार के मृत्यु के समय, साझेदार के विवाह के समय। देखिए ये तो विवाह वाला हम लोग पढ़े नहीं चैप्टर में, ठीक है। साझेदार के प्रवेश के समय निकाला जाता है, जो कभी कोई पार्टनर प्रवेश करता है तो जो पार्टनर मौजूदा पार्टनर होता है उसका सेक्रीफाइस में परिवर्तन होता है, कमी होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए एक वर्ष के दौरान लाभ इतना है, वर्ष में स्टॉक इतना है, देनदार इतना है, संचालन के लिए थोड़ा मैथ है, इसके लिए आपको मैथ जाकर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल आपको 100 मिलता है तो 100 में से कुछ ऐसे सवालों को मतलब आपको नहीं देखना होगा, क्योंकि 100 तो बना के आना नहीं है, 50 ही बना के आना है, तो इस तो मैथ होता है, मैथ थोड़ा सा कमांड होगा तो निश्चित रूप से बना लेंगे। चलिए 23 नंबर का आंसर ये होगा, आप देख लेंगे बनाकर।
अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि खाता वहन किया जाता है। अवकाश ग्रहण करता है तो जो लाभ हानि होता है बचे हुए साझेदार द्वारा, सिर्फ राम द्वारा, सभी साझेदार जो अवकाश ग्रहण करेगा उस समय जो हम बनाते हैं, तो कह रहा है कि 24 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि उसमें तो सभी पार्टनर द्वारा उस लाभ हानि को सहना पड़ता है, बांटना पड़ता है। नए साझेदार द्वारा ख्याति की लाई गई नगद राशि वर्तमान से किस अनुपात में बांटते? देखिए ये सवाल तो 50 बार हम लोग बोर्ड पर पढ़ चुके। नए साझेदार जब गुडविल लेकर आए तो उसकी राशि को सेक्रीफाइस रेशियो बांटा जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा और सेक्रीफाइस रेशियो होगा। निम्नलिखित में से किससे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? रिलायंस अकाउंट में नहीं किया जाता है तो बैलेंस ऑफ कैश, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस ऑफ सभी कोई नहीं ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इसमें से कोई वसूली खाते में नहीं जाते हैं। 26 नंबर पॉइंट था हम लोग के लिए। तो चलिए 26 नंबर पॉइंट में ऑल ऑफ दीज हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे पास 27 नंबर है उसको भी ऊपर ले लेते हैं हम। ये चलिए टेक्नोलॉजी आपके साथ जुड़ गया और ये लॉकडाउन में हम लोग भी सीख लिए। चलिए अच्छी बात है, आपकी टेक्नोलॉजी से पढ़ाई अच्छी तरह से हो रहा होगा। एम.एल इतना अनुपात में लाभ हानि बांटते थे, उनकी संयुक्त पूंजी जो इतना था, ए की मृत्यु हो जाती है तो क्या हिस्सा होगा? देखिए ये बहुत सिंपल सवाल है। ये तो ए का जो रेशियो होगा उस रेशियो से इसको हमेशा निकाल देंगे। यानी 3 पार्टनर है और 3 पार्टनर का रेशियो जो दिया है, यानी यहाँ पर 96,000 ए का रेशियो यानी ए है तो एक वो आपको 7 यानी यहाँ पर निश्चित रूप से इतना हो जाएगा और ये आपको 8 से कटता है तो 8 का 24,000 इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा। यानी बी नंबर आंसर 27 में हो जाएगा। इसका आंसर आप देख लेंगे तो इसके आंसर में डाउट है, गलती है, इसलिए इसके आंसर में आपको 18,000 दिया है, जबकि आपको सॉरी नहीं ये हम गलती कटा है, ये 6 मरतबे कटा तो ये 18,000 इसका आंसर होगा। चलिए इसका 18,000 यानी आप कटा के निकाल सकते हैं। अंश आवेदन खाता क्या है? अंश आवेदन खाता क्या है? तो अंश आवेदन खाता एक पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता, और इसका ए ऑप्शन से होगा। कंपनी अधिनियम प्रावधान के अंतर्गत कंपनी के निर्मित कर सकती है। कंपनी अधिनियम के प्रावधान क्या निर्मित कर सकती है पूछ रहा है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दोनों में से कोई नहीं। तो जो ये 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर लॉन्च कर रहा है तो इसमें दोनों कर सकता है, यानी समता भी कर सकता है, इक्विटी कर सकता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट करेक्ट काम करेगा। अगला जो प्रश्न हमारे साथ आ रहा है 32 नंबर जो प्रश्न काम करेगा, 32 नंबर सवाल देखें। ऋण पत्र ऋण ये आपका 31 नंबर सवाल पहले हम काम कराएंगे। एक मिनट, जब्त अंशों के शेष अंशों को यदि बात किया जाता है, जो कह रहा है कि राइटर और जब्त किया जाए और रीइश्यू किया जाए, पैसा उसमें से कुछ यूज हो जाए, उसके बाद जो बचता है उसको कहाँ भेजते हैं? तो हम लोग को मालूम है कि कैपिटल रिजर्व में लास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ऋणधारी को क्या मिलता है? ऋणधारी को ब्याज मिलता है। ऋणधारी को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। ऋणधारी कंपनी को क्या कहा? ऋणधारी कंपनी का एक लेनदार होते हैं, ऋणधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। 33 का आंसर ये होगा। चलिए, यदि कंपनी अधिनियम 2013 तालिका एफ अपनाई गई, आदत राशि कंपनी अधिक से अधिक क्या ब्याज चुका सकता है? 34 नंबर में तो अधिक से अधिक 12% ब्याज चुका सकता है, यानी ये आपका काम करेगा। उसके बाद मेरे पास 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर जो सवाल है 35 नंबर, एक कंपनी अपने अंशों के अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम जारी करती है? तो 35 नंबर जो सवाल है किस धारा के अंतर्गत जारी करती है, तो यह धारा याद रखना होगा। सी नंबर ऑप्शन होगा, 52 नंबर होगा। ये पीछे भी वीडियो में मिला हुआ सवाल है। अंशों को निर्मित नहीं किया जा सकता, अंशों को निर्मित नहीं किया जा सकता, कटौती पर नहीं इश्यू किया जाता है, यानी डिस्काउंट पर नहीं जारी किया सकता। ऋण पत्रों का निर्माण किया जा सकता है, एड पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, सभी पर जारी किया जा सकता है, डिस्काउंट पर भी जारी किया जा सकता है। नहीं मतलब ये आगे कि कह रहा है कि किस पत्र ऋण पत्र सभी ऋण पत्र शोधन किया जाता है। ऋण पत्र शोधन किया जाता है कौन चीज पर किया जाता है पूछ रहा है 38 नंबर सवाल में। ऋण पत्र शोधन किया जाता है लाभ से, प्रावधान से, पूंजी से, सभी से इसका पेमेंट हो सकता है। वित्तीय विवरण क्या वित्तीय विवरण होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं?
प्रत्याशित तत्व होते हैं, अनुमानित तत्व होते हैं। ये पूछता है कि जो बैलेंस शीट बनाया जाता है ये कौन होता है, तो अभिलिखित तत्व होते हैं, रिकॉर्डर फैक्टर होते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है उसके होता है, इसलिए 20 का आंसर होगा। अब मेरे पास 40 नंबर क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 40 है, तो 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं, गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं, नगद, उधार। तो देखिए ये ज़्यादा इसमें गैर व्यापारिक जो संस्था नॉन ट्रेडिंग होता है उसमें कैश ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन होता है ज़्यादा कर। निम्नलिखित में से व्यवहार चालू खाता सुधार लाएंगे, निम्नलिखित में से व्यवहार चालू खाता लाएंगे। तो देखिए इसमें जो 41 नंबर पॉइंट है इसमें आप लोग निश्चित रूप से इसका लेनदार का भुगतान होगा, लेनदार का ऋण पत्र भाग होता है किसका, अंशपूर्ति का, स्वामी का, दीर्घकालीन उधार का। देखिए ये 42 नंबर का आंसर जो होगा ये आपका दीर्घकालीन होना चाहिए। हाँ चलिए दीर्घकालीन होना चाहिए। ये आपको ऋण पत्र हम लोग लेते हैं, दीर्घकालीन उधार होता है। तुलनात्मक विवरण में भी कहते हैं, तुलनात्मक विवरण को क्या कहते हैं, क्षैतिज और समांतर कहा जाता है, वर्टिकल कह रहा है। देखिए ये जो 43 नंबर सवाल है इसमें क्षैतिज और समांतर हॉरिजॉन्टल एनालाइज के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए ऋण पत्र का बट्टा निर्गमन कैपिटल के लिए क्या है, तो कैपिटल के लिए ऋण पत्र के बट्टा हम अपने शेयर को अगर बट्टा पर बेचते हैं, डिस्काउंट पर बेचते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग के लिए क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 44 से 1 मिनट 44 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा पूंजीगत हानि होता है। जब हम अपने डिबेंचर को डिस्काउंट में बेचेंगे तो पूंजीगत हानि होती है। ये 45 नंबर सवाल में, ये 45 नंबर सवाल का जो जवाब होगा इसमें देख लेंगे। थोड़ा सा इस सवाल में मिस प्रिंटिंग लग रहा है कि हुआ था, फिर भी आप केयर करेंगे। देनदार का जो 45 नंबर सवाल का आंसर आपके ए हो रहा है, फार्मूला है डेबिट टर्नओवर रेशियो में, फार्मूला जाके क्लियर कर लेंगे, वहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग लग रहा है। फार्मूला आप देख लेंगे डेबिट टर्नओवर के बुक में, इसके सिंक राइट नंबर। चलिए अब आते हैं 46 नंबर, परिवर्तनशील पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। कह रहा परिवर्तनशील पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है, किस में डेबिट किया जाता है, तो सभी में किया जाता है। इसका ऑप्शन जो दिया है वर्ष के लाभ से, ब्याज से, ये सभी में किया जाता है। क्षमता इक्विटी रेशियो, इक्विटी डेबिट इक्विटी रेशियो पूछा कि मतलब 47 नंबर जो सवाल है, तो रेशियो चैप्टर चूंकि आप पढ़े नहीं इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा, याद करना होगा। शोधन क्षमता अनुपात सोल्वेंसी रेशियो कहा जाता है। स्टॉक टर्नओवर यानी आपको जो 45 नंबर में क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ दिया है। ये दोनों क्वेश्चन को बुक से टैल कर लेंगे और उसमें जो होगा वो आप आंसर देख लेंगे। निम्न में से दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सी रोकड़ परिवहन आउटफ्लो का उदाहरण नहीं है, आउटफ्लो का उदाहरण नहीं है। 49 नंबर करें कि आउटफ्लो का उदाहरण नहीं है, तो इसमें होगा आपको बी अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन आउटफ्लो का उदाहरण नहीं है। XYZ का अनुपात दिया है, सभी शेयरधारक एक अवकाश करता है और XY का नया अनुपात क्या होगा। देखिए सिंपल बात है कि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहे हैं, तो फर्म छोड़ के जा रहे हैं उनके बाद जो मतलब यहाँ पर Y रिटायर हो रहा है, तो Y का हिस्सा आप ये हटा देते हैं, तो 3:3 होगा, यानी 1:1 इसका आंसर होगा। 50 का 1:1 हो जाएगा। यह उसी में उसका आंसर छिपा हुआ था। अब हम बात करते हैं 52 नंबर, अंशों के प्रकार। अंशों के प्रकार, अंश कितने प्रकार के होते हैं, 52 नंबर। तो सब याद करने वाली चीजें 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अंशों के निर्गमन नहीं किया जा सकता है, किस धारा के सेक्शन, अंशों के बट्टा पर निर्गमन नहीं किया जा सकता है, कौन से धारा के तहत नहीं कहते, तो सेक्शन आपको इसके तहत नहीं किया जा सकता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है गैर व्यापारिक संस्था उदाहरण है। जो 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है गैर व्यापारिक संस्था उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो इसमें देखिए गैर लाभकारी संस्था, ये जो गैर लाभकारी संस्था 54 में दिया हुआ है, ये देखिए जो लाभ कमाने वाली संस्था होता है वो लाभकारी संस्था होता है, और जो लाभ कमाने वाला संस्था नहीं होता है वो अलाभकारी होता है। यानी इसमें एशियन मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल टाइप का जितने चीज़ होते हैं उनका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है, मानव सेवा करना उद्देश्य होता है। लेकिन आज इसका परिभाषा देना कठिन हो जाएगा कि आज के तो पैसा कमा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी हकदार नहीं है, किसका, पूंजी पर ब्याज, कमीशन पाने पर वेतन। एक सवाल पीछे भी मिला था, ऑल ऑफ दीज, किसी का हकदार नहीं है।
निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाता है? जो 56 नंबर सवाल है, किसे लाभ नहीं, तो प्रबंधक के कमीशन को विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ऋण पत्र क्षमता इक्विटी डेबिट रेशियो इज क्या है? तो देखिए इससे पीछे भी 57 नंबर मिला था, सॉल्वेंसी रेशियो के दायरे में आता है। या टर्नओवर रेशियो का आंसर देख लेंगे। टर्नओवर रेशियो का आंसर जो भी होगा आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना होगा सूत्र के बारे में। तो इसके आंसर स्टॉक ऑफ गुड ऑफ एवरेज दिया है, ये वाला होगा। चलिए इसके बाद आते हैं बेची गई माल की लागत, ये सवाल फिर मिल गया। तो सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रिपीट किया हुआ सवाल ऊपर का था, रिपीट किया हुआ है। ये सवाल हुआ सी नंबर, इसका आंसर हो गया। लास्ट आपका 60 नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे, आंसर भी हम स्क्रीन पर ला दिए। रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, रोकड़ प्रवाह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के साथ संबंध है, ये पीछे भी सवाल था। तो चलिए आज के सेट में 1 से लेकर 60 तक देखिए, हम लास्ट सेट आपको फुल लेकर आएंगे और लास्ट सेट के साथ साथ आपको चीज और जानकारी दे देते हैं कि आपको रेशियो चैप्टर का भी वीडियो बहुत शीघ्र ही सेट, जैसे कल 2 डालेंगे, 4 खत्म होते हुए उसके बाद आ जाएगा रेशियो चैप्टर। तो आप इंतजार कीजिए, तब तक विदा लेते हैं। सभी का दिन शुभ मंगलमय हो।